इससे पहले अपन पार्ट 1 कर चुके हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं, फटफट करेंगे सारे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देखो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन 21 से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर नॉट एग्जाम्प्ट। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, नॉट एग्जाम्प्ट, ओके। तो आपको ये देख लेना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्प्ट है या नहीं है। अब यहाँ पूछा है कि कौन सी एग्जाम्प्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, रिलीजियस, पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, ये एग्जाम्प्ट नहीं है। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए बिजनेस फैसिलिटेटर टू ए इंश्योरेंस कंपनी इन अर्बन एरिया, अगर यहाँ रूरल होता तो ये एग्जाम्प्ट होता, ओके। तो ये भी एग्जाम्प्ट नहीं है। उसके बाद मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, ये भी एग्जाम्प्ट नहीं है। तो आपको एग्जाम्शन चैप्टर पढ़ लेना है। एग्जाम्शन चैप्टर आप पढ़ोगे तो जो एग्जाम्शन चैप्टर के अंडर कवर हो रही है ना, सिर्फ वही एग्जाम्प्ट है, उसके अलावा सारी एग्जाम्प्ट नहीं है। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है इसके, एग्जाम्प्ट नहीं है, ओके। तो इसका आंसर डी आ जाएगा। 22 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब देखो अपन को बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ITIs टू इंडिविजुअल ट्रेनीज आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम GST. सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस आर एग्जाम्प्ट. सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ शॉप्स in a hospital are exempt from GST बिलिंग हेल्थ. अब अपन को है ना, चलो ये वाला पढ़ लेते पहले। सर्विस प्रोवाइडेड बाय पुलिस टू PSU और टैक्सेबल, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। जो थर्ड वाला है ये ट्रू नहीं है, ये एग्जाम्प्ट नहीं होता, ठीक है। अगर सर्विस होता है कौन सी, रेंट की सर्विस दे रहे हैं किसको, हॉस्पिटल के अंदर हम रेंट के लिए शॉप ले रहे हैं, रेंट पर शॉप ले रहे हैं, तो वो एग्जाम्प्ट नहीं होता, वो टैक्सेबल होता है, ओके। तो ये क्या है, फॉल्स है, बाकी सारी ट्रू है, ओके गाइज। 23 देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डजंट क्वालिफाई एज सप्लाई। अब देखो कौन सी सप्लाई नहीं है, ओके। आपको क्या ढूंढना है, सप्लाई नहीं है। डिस्पोजल ऑफ कार विदाउट कंसिडरेशन, ये एंड वेयर द सप्लायर हैज़ नॉट क्लेम ITC ऑन कार। अब देखो यही जो ऑप्शन है अपन का क्या है, ये सप्लाई नहीं होता। अगर यहाँ पे उसने ITC क्लेम कर लिया होता तो क्या होता ये, तो ये सप्लाई हो जाता। अब उसने ITC क्लेम नहीं करा, इसका मतलब क्या है, ये सप्लाई नहीं है, ठीक है। और बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपन को पता है एक ही ऑप्शन ढूंढना था और पहले ऑप्शन सही था उसमें, ओके। जल्दी जल्दी करेंगे गाइस, ओके। कोरेलाल प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड पर्सन GST इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, is engaged in business of offset printing and is providing services to various book publisher. A publisher situated in the state of Himachal Pradesh, a registered person under GST, sent content of books to printed by Korelal in PDF format. The publisher also sent paper worth 4 lakh to printer free of cost for the purpose of printing of books. Korelal raised an invoice 1.5 lakh against printing of books and returned the printed books. अब देखो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ऐसे ही खींच के पता नहीं क्या घुमाई जा रहा है। क्वेश्चन बेसिकली देखो गाइस ये है कि अपन ने क्या करा है, पब्लिशर ने कंटेंट दे दिया उसको कि आप है ना ये प्रिंट करके मुझे दे दो। अब ये क्या होगा, सर्विस होगा, है ना, ओके। तो ये सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें सर्विस कितनी है, देखो उसने सर्विस के लिए कितना रेज करा इनवॉइस 1.5 लाख, और जो PO है ना उसने कहा कि मैं तो भाई 5.5 लाख के ऊपर लगाऊंगा, ठीक है। उसने वैल्यू क्लेम करी है PO ने 5.5, तो PO इनकरेक्ट है इस केस में, क्योंकि जो वैल्यू है वो सर्विस की ही होगी, ओके। तो इसमें क्या होगा, 1.5 लाख आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, P Associates, a firm of chartered accountant registered under GST in Jaipur, Rajasthan, is providing professional consultancy service to its various clients. Okay, सर्विस दे रही है। It has taken, इसका मतलब इन्होंने खुद ही ले ली सर्विस फ्रॉम ए बिजनेस फ्रॉम अनदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्म इन UK। अब UK से ले ली, ठीक है। It has not paid any consideration फॉर द सेम। अब विदाउट कंसिडरेशन लिए इसने सर्विस, ओके। अब इसे क्या बोलेंगे अपन, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस।
Such service would have been taxable 18% had the same received in India. Further, PWD would have paid 4 lakh had it not received the said service from UK. डिटरमाइन द जीएसटी लाइबिलिटी। अब देखो जीएसटी लाइबिलिटी क्या है, देखो ये क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन है। ओके, तो डिम डिस्टिंक्ट पर्सन के अंडर कवर हो रहा है ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सप्लाई मानी जाएगी विदाउट कंसिडरेशन है, शेड्यूल 1 में आ गया। ओके, तो किसके ऊपर लगाओगे आप? अब यहाँ पे अपन को दे रखी है ओपन मार्केट वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस वाइज चलते हैं अपन, तो ओपन मार्केट वैल्यू पे लगा देंगे। ओके, तो 4 लाख पे 18% लगा दो यार, आंसर आ जाएगा आपका IGST। ओके, 26 देखे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड एक्सक्लूसिवली टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज एंड पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 51, मतलब TDS वाला ये। TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड द अमाउंट गिवन बिलो आर इंक्लूसिव। अब देखो यहाँ इंक्लूसिव है, तो पहले आपको एक्सक्लूड करना होगा टैक्स का अमाउंट, उसके बाद ही आपको चेक करना होगा जो 2,50,000 की लिमिट होती है ना, वो एक्सीड हो रही है कि नहीं। अगर एक्सीड हो रही है, अगर एग्जैक्ट 250 है तो भी नहीं लगाएंगे अपन, अगर एक्सीड हो रही है तो लगा देंगे, ठीक है। एज्यूम डैट ऑल द कंडीशंस फॉर डिडक्शन ऑफ TDS आर फुलफिल्ड। एक बात और ध्यान रखना, TDS का चैप्टर करो तो जो TDS लगता है ना वो सिर्फ टैक्सेबल पे लगता है, एग्जाम्प्ट वाले पे नहीं। ओके, तो ऑप्शन 1 देखते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटेड ए कॉन्ट्रैक्ट विद लोकल सप्लायर टू सप्लाई मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन ऑफ 2,06,000 इज मेकिंग फुल पेमेंट। अब देखो 2,06,000 क्या है, ये इंक्लूसिव ऑफ GST है। पहले आपको क्या करना होगा, इसमें से GST का पार्ट हटाना पड़ेगा। GST का पार्ट हटाओगे ना, तो आप जैसे डिवाइड बाय करोगे 118 मल्टीप्लाई करोगे 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 2,50,000 से कम ही आएगा, ऑब्वियसली है यार, ठीक है। तो इसके ऊपर तो नहीं लगेगा TDS। तो गवर्नमेंट स्कूल is making a payment 3.5 lakh to a supplier for supply of cooked food and midday meal। अब देखो ये एग्जाम तो होती है यार, अपन को पता है, तो इसको भी काट दो, इसके ऊपर TDS नहीं लगेगा। पेपर में करो ना, इनको साथ साथ काट देना, क्योंकि आपका टाइम सेव होगा। आप दोबारा रीड करोगे वो यार फिर से टाइम कंज्यूम होगा आपका, ठीक है। अब थर्ड देखिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ कोलकाता परचेजेज ए हैवी जनरेटर फ्रॉम ए सप्लायर इन दिल्ली। नाउ इट इज मेकिंग पेमेंट ऑफ 3 लाख। अब 3 लाख है, सॉरी 5 लाख, तो 5 लाख है, 5 लाख को आप एक्सक्लूड कर दोगे GST का पार्ट, तो ये ज़्यादा हो जाएगा 2.5 लाख से, तो इसके ऊपर लग जाएगा। ऐसे ही आप 3 लाख को देखोगे ना, इसके ऊपर भी लग जाएगा, 2,54,000 समथिंग आएगा आपका आंसर, अगर आप GST इसमें से हटाओगे, ठीक है। तो ये आंसर इसके सही है, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 27, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब देखो हमको बताना है कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, दोनों ही बतानी है बेसिकली अपन को, ठीक है। ए पर्सन एग्रीड बाय ए डिसीजन ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर GST एक्ट मे अपील टू एन अपीलेट अथॉरिटी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच डिसीजन ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड। अब 3 months है, तो ये ऑप्शन अपन को सही लग रहा है। आप प्रोविज़न पढ़ा होगा आपने, तो आपको पता होगा कि जो अपील कर सकता है वो 3 month में कर सकता है। ओके, अब नो अपील शैल बी फाइल्ड टू अपीलेट अथॉरिटी अनलेस द अपीलेंट हैज़ पेड सम इक्वल टू 25%। ये रॉन्ग लग रहा है यार, क्योंकि 20% तो होता भी था, और जबकि यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे 10% का आता है, ठीक है, तो ये फॉल्स है। अब उसके बाद देखो, एडजमेंट ऑफ अपील शैल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन 3 times। अब देखो ये तो सही लग रहा है यार, मैक्सिमम 3 times तक ही होता है अपन को, ठीक है, तो ये ट्रू है। और द अपीलेट अथॉरिटी शैल हैव द पावर टू रेफर बैक द केस डेट पास इन सर। अब ये गलत है, ये रेफर बैक नहीं कर सकता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके, आप चेक कर लेना यार आंसर अगर आपको डाउट लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई अंडर GST एक्ट। अब इनमें से कौन सी क्या है, सप्लाई नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेशन ऑफ आर्किटेक्चरल सर्विस फॉर 1 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब देखो ये फॉर कंसिडरेशन है, ओके,
यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पज। अब फॉर कंसिडरेशन है, चाहे पर्सनल करो चाहे बिजनेस करो, उसको इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस मान लिया जाता है। ठीक है, अपन को क्या बताना है, नोट कंसिडर्ड है सप्लाई। ठीक है, तो ये तो सप्लाई आ गया। नेक्स्ट देखें, इम्पोर्टेशन ऑफ आर्किटेक्चरल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस यूज फॉर बिजनेस पर्पज फ्रॉम रिलेटेड। अब ये भी सप्लाई होता है, अनरिलेटेड से करें अपन ने, शेड्यूल 1 में कवर हो रहा है। इम्पोर्टेशन ऑफ आर्किटेक्चर सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस यूज फॉर बिजनेस पर्पज फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन। अगर यार रिलेटेड होता तो ये सप्लाई में कवर होता। ओके गाइस, विदाउट कंसिडरेशन है ना यार, विदाउट कंसिडरेशन अगर रिलेटेड से होता है तो ही माना जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई अंडर जीएसटी एक्ट। अब देखो इसमें फिर बताना है अपन को कौन सा सप्लाई नहीं है। गुड सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट बाय एक्सटेंशंस टू इट्स एजेंट फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ कस्टमर एट 5000। इंपोर्टेशन ऑफ अकाउंटिंग सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर डिपार्टमेंट फादर रिसाइडिंग इन यूएस। द एक्सपेंसिव वर्थ वॉच गिफ्टेड एम्प्लॉय। अब देखो एम्प्लॉय को कितना गिफ्ट करा है, 50,000 का। अगर 50,000 से एक्सीड होता तो क्या होता है, ये सप्लाई होता। अब ये सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर सी करेक्ट है कि कौन सा सप्लाई नहीं है, तो सी आप लगा सकते हो इसका। 30 देखे, मिस रीना इज अ कंसल्टेंट, शी हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू सर्विस प्रोवाइडेड एंड रिसीव्ड बाय हर। ठीक है, ये इसने ये सर्विस दी है, कुछ ली भी है। देखो ये सर्विस दी है इसने, कंसल्टेंसी की, अकाउंटिंग की, मूवल प्रॉपर्टी की। ठीक है, कंसल्टेंसी की और आउटसाइड इंडिया भी देती है। इसके बाद क्या है, सर्विस रिसीव करती है लॉयर से। लॉयर से रिसीव करे, इसका मतलब आरसीएम में कवर होता है। आपको ये बात क्लिक करनी चाहिए। ओके, एज्यूम डेट अमाउंट गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। what shall be the aggregate turnover of the financial year? GST provided that turnover for the financial year was 24 lakh। तो अपन को एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना है, तो ये सारे ऐड कर लेना। 1 to 5, 6 वाला नहीं होगा क्योंकि आरसी में कवर है। ओके, तो आप ऐड करके आंसर निकालना। एक बात याद रखना कि यहाँ पे देखो पर एनम दे रखा है, यहाँ पर एनम दे रखा है, यहाँ पर मंथ दे रखा है। पर मंथ को आपको कन्वर्ट करना होगा पर एनम में। ओके, तो सिंपल है ये क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग शैल बी असाइंड टू ओनली टीडीएस, टीसीएस कलेक्टर, कॉम्पोजिशन डीलर, आईएसडी और एवरेज रजिस्टर्ड। तो जीएसटी कंप्लायंस सभी को करनी होती है और उसी की रेटिंग सबको मिलती है। ओके, तो इसका डी आ जाएगा एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक केस के लिए नहीं होता। जो कंप्लायंस रेटिंग होती है वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होती है, जिसने भी रजिस्ट्रेशन ले रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेयर द नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी डिटरमाइंस दैट ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट पास्ड ऑन द बेनिफिट ऑफ ITC टू अ रेसिपिएंट बाय वे ऑफ कमेंसुरेट रिडक्शन इन प्राइस, द अथॉरिटी में ऑर्डर। अब देखो अथॉरिटी क्या कर सकती है उसके साथ, उसका प्राइस हटा सकती है, उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगा सकती है और उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन कर सकती है। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन करेक्ट है इसके, क्योंकि जो एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी है वो 3 एक्शन ले सकती है। ओके, तो इसमें कोई मगजमारी ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल था, बस प्रोविज़न याद रखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन 33 देखें, सुकन्या ए सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फेल्ड टू पे द जीएसटी अमाउंट ऑफ ₹5,000। ओके, ₹5,000 इस पर अंडरलाइन करना, फॉर ए मंथ ऑफ जैन। The proper officer imposed a penalty on Suganya failure to pay tax. Suganya believes that it is minor breach. Minor breach इसके ऊपर कर लो एक बार underline. And in accordance with the provision of section 126, आप section 126 का reference दे दिया. No penalty is imposable for a minor breach. In this regard, which of the following statement is true? तो देखो पहली बात तो ये 5,000 रुपये से कम होता ना तो यहाँ पे उसको माइनर ब्रीच ट्रीट करा जाता। ठीक है, तो अपन को अब बताने कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पेनल्टी इज लेविबल, अब यहाँ पेनल्टी नहीं लगेगी। ऑन सुकन्या, सिंस द ब्रीच इज कंसिडर्ड एज ए माइनर ब्रीच ओनली इफ अमाउंट इज लेस देन 5,000 रुपीज़। ओके,
अब इसने कहा है पेनल्टी लेविएबल होगी पहले में, सेकंड में कहा है पेनल्टी इज लेविएबल सुकन्या सिंस द ब्रीच इज कंसिडर्ड एज अ माइनर ब्रीच इफ द अमाउंट इज लेस देन 25 नहीं तो 5000 होता है। ओके, तो इसका आंसर अपन को यही लग रहा है, लेस देन 25। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, पेनल्टीज लेविएबल। आगे पढ़ो, पेनल्टीज लेविएबल ऑन सुकन्या द ब्रीच इज कंसिडर्ड एज ए माइनर ओनली इफ अमाउंट इज अप टू 5000। अप टू 5000 नहीं होता, लेस देन होता है। तो इसका आंसर ए ही सही लग रहा है अपन को। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है सिर्फ पेनल्टी के ऊपर। देखो, मिनिमम मैक्सिमम लिमिट ऑफ अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग ऑफेंस 138। आप 138 पढ़ोगे ना तो आपको पेनल्टी बतानी है इसके लिए। ठीक है, देखो पेनल्टी जो 138 में होती है ना 50% हायर होती है और मैक्सिमम 150% होती है। ओके, और 10,000 30,000 होता है। तो इसका आंसर ए ही है। ये आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। ठीक है, जुलाई में आया था ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन। Mr. A sole proprietor, has appeared before appellate authority. He decided to appear through authorized representative. Which of the following person can be appointed as authorized representative of Mr. A? अब देखो, पहली बात तो ये जो authorized representative है ना, वो पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर खुद पे ही केस चल रहा है भाई, वो खुद इंसॉल्वेंट है या खुद ही के ऊपर उसके केस चल रहा है, तो वो अपॉइंट कैसे हो सकता है। ओके, चाहे आप इनकम टैक्स पढ़ो चाहे जीएसटी पढ़ो, दोनों में सेम रूल है। तो इसका आंसर अपन का ये आएगा सी, हाई कोर्ट वाला आ सकता है, क्योंकि ये तो क्या इंसॉल्वेंट हो गया और सोहन क्या है, डिसमिस कर रखा है गवर्नमेंट ने। ओके, तो जिसको डिसमिस कर दिया वो नहीं हो सकता। तो हाई कोर्ट वाला एडवोकेट जो है उसको रख सकते हैं एज ए ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब देखो, रिटायर हो रहे ना तो उसके केस में क्या ट्रू है। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो चाहे तो फर्म चाहे रिटायरिंग पार्टनर क्या इंटीमेट करेगा कमिश्नर को। ओके, अपना रिटायरमेंट। तो इसका आंसर देखो, रिटायरिंग पार्टनर द फर्म, और यहाँ पे देखो आइदर रिटायरिंग और फर्म, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, आइदर रिटायरिंग और फर्म। ठीक है, कमिश्नर को दे देगा, क्या दे देगा, इंटीमेशन दे देगा कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। तो इसका आंसर सी आएगा गाइस। 37 देखिए, अंडर जीएसटी लॉ टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ सो कॉस्ट नोटिस इन केस ऑफ अननोन पेमेंट ऑफ आईटीसी इज ऑन अकाउंट ऑफ रीजन अदर देन फ्रॉड। अब देखो अदर देन फ्रॉड आ गया यार, अदर देन फ्रॉड आ गया तो इसके अंदर क्या होता है, 2 years होता है और 9 months। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 2 years 9 months। बस आपको यहाँ पे है ना अंडरलाइन करके रखना है कि रीज़न क्या है, जो रीज़न है उसको देखना है, उसके बाद आपको लगाना है। ठीक है, कि टाइम लिमिट क्या है SCN इशू करने की। अब अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, टाइम लिमिट ऑफ इशू SCN अंडर GST इन केस ऑफ, देखो केस क्या है, एनी अमाउंट कलेक्टेड एज बट नॉट पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसके अंदर है ना कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर है ना, ये टाइम लिमिट वाले नहीं होंगे, इसका आंसर है नन ऑफ द अबव।